तो चलिए डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले एक बारी डी ब्रॉगलीज ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने भाई साहब ने क्या कहा कि जैसे जो तुम्हारी लाइट है, जो हमारी लाइट है, वो जब किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो ऐसे बिहेव करती है एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन, एंड फोटॉन का मोमेंटम होता है h अपॉन लैम्डा। ठीक है। सो बेसिकली इसका मतलब अगर आपको मोमेंटम ऑफ फोटॉन मालूम है तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी h अपॉन मोमेंटम। ठीक है। ये बात हो रही है वेव की, ये बात हो रही है फोटॉन की। ठीक है। तो डी ब्रॉगली भाई साहब ने कहा कि दुनिया में हर चीज में एक्सट्रीम सिमेट्री है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पक्का होता होगा, इट इज हाइपोथेसिस, उनको ऐसे लगा कि जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करता होगा। सो उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर वेवलेंथ ऑफ फोटॉन h अपॉन p है, ठीक है, इफ p इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन, सो पार्टिकल के लिए भी जो वेवलेंथ है वो h अपॉन मोमेंटम होनी चाहिए। बट फॉर पार्टिकल हम मोमेंटम को लिख सकते हैं mu। तो उन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया कि अगर जो वेव है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो हर चीज में सिमेट्री है, तो डेफिनेटली जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह बिहेव करता होगा। तो उन्होंने कहा मूविंग पार्टिकल समटाइम्स एक्ट्स एज अ वेव, particle, moving particle sometimes acts as a wave and sometimes as a particle, and wave associated with moving particle contains the particle in every respect, and जो wave थी उनका नाम रखा गया particle की डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। बट ये जो इन्होंने बात करी ये प्योरली थ्योरेटिकल बात करी। ठीक है। दिस इज हाइपोथेसिस। डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट के साथ इसको प्रूव किया, जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी डी ब्रॉगली ने तो सिर्फ हाइपोथेसिस दिया, थ्योरेटिकल बात करी कि वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल पक्का h अपॉन mu होनी चाहिए। ठीक है। एंड अब पार्टिकल की अगर हम बात करें, पहले जो h है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 के ऑर्डर की होती है इन SI यूनिट्स। ठीक है। सो अगर इतना कम h है तो नॉर्मल पार्टिकल्स के लिए, जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं, कोई गाड़ी जा रही है, तो उसका मोमेंटम काफी ज्यादा होने के कारण उसकी वेवलेंथ बहुत कम आती है, ऑफ ऑर्डर -34 -35। इस ऑर्डर की वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें छोटे पार्टिकल की, एटॉमिक लेवल पे जाएं, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एटम्स की बात करें, प्रोटॉन्स की बात करें, ठीक है, छोटे पार्टिकल स्पेशली इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि वो डिवाइड होके, अगर उनकी स्पीड काफ़ी दी जाए, उनको वो डिवाइड होके उनकी कई बार वेवलेंथ आ जाती है ऑफ ऑर्डर नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम। फिर वो वेवलेंथ मेजर की जा सकती है। ठीक है। पहली बात तो अभी तक हमने बात करी कि डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है, जो जिसको किसने वेरीफाई किया, डेविसन एंड जर्मर ने। एंड बट डेविसन एंड जर्मर ने अगर वेरीफाई किया भी तो नॉर्मल पार्टिकल, चलो हम इसको एक बार सच मानते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को अभी प्रूफ के बिना। एंड अगर हम बात करें नॉर्मल पार्टिकल्स की, तो नॉर्मल पार्टिकल के लिए तो ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उनकी वेवलेंथ बहुत कम आएगी। बट फॉर इलेक्ट्रॉन्स जिनका मास बहुत कम है, उनकी एट पर्टिकुलर वेलोसिटी कई बार वेवलेंथ नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में आ सकती है, और उसको मेजर भी किया जा सकता है। तो अगर उसको मेजर कर लें तो फिर हम इसका मतलब ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली का सही साबित हो सकता है। और ऐसा ही डेविसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से किया। और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एक और चीज़ बहुत थोड़ी सी पढ़ते हैं, दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन और ब्रैग्स डिफ्रैक्शन। तो जो एक्सरे है टेक्निकली वो वेव है। ठीक है। और जो वेव्स होंगी वो क्या शो करेंगी, वो अपनी वेव प्रॉपर्टीज लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन शो करेंगी।
तो यहाँ पे एक्स रे का एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, जो किसी क्रिस्टल पे स्ट्राइक करा और उस क्रिस्टल के बीच में दो लेयर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी क्या होगा? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो इसमें एक वेव ऊपर से गई और एक वेव अंदर से रिफ्लेक्ट होके आई। तो जो वेव अंदर से आई, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो उसने इतना रास्ता एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। इतना रास्ता एक वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, यानी उसमें क्या डेवलप हो गया? टेक्निकली उसमें पाथ डिफरेंस डेवलप हो गया, ठीक है। सो उसमें क्या डेवलप हुआ? दैट इज पाथ डिफरेंस। कितना हुआ देख लेते हैं। इफ दिस इज थीटा, ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा। तो सामने वाला जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा डी साइन थीटा। तो इसने जो पाथ डिफरेंस टेक्निकली एक्स्ट्रा डेवलप किया वो किया 2d साइन थीटा। एंड अगर ये पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर हो जाए तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर हो गया तो इसका मतलब हमें आगे जाके क्या मिलेगा? दैट मीन्स डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। सो टेक्निकली अगर मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया या मेरा पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया तो वेव्स जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी तो कंस्ट्रक्टिवली करेंगी और एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा और हमें वहां पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा। टेक्निकली एक्सरे को ऐसे क्रिस्टल लैटिस पे जब फेंका जाता था तो पर्टिकुलर थीटा पे पर्टिकुलर लैम्डा के लिए एक्सरे का लैम्डा एक पर्टिकुलर वाला उठा के तो आपको डी मिल जाता था। जहां जहां मैक्सिमाज आ रहे हैं आपको वहां पे ब्राइट लाइट मिलती है, ठीक है ना। सो टेक्निकली अगर आपने वेव ऑप्टिक्स अच्छे से करा है तो आपको समझ लग जाएगा कि अगर दो वेव्स में पाथ डिफरेंस 2d साइन थीटा बन रहा है जैसे यहाँ पे और वो एन लैम्डा हो गया तो वो सुपर इम्पोज करेंगे और कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। सो दिस इज वेव नेचर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम पार्टिकल की नहीं कर रहे, ये किसकी कर रहे हैं? वेव की। वेव्स ऐसे बिहेव करती हैं। अगर वेव में 2d साइन थीटा एन लैम्डा हुआ तो वो डिफ्रैक्शन शो कर होंगे एक दूसरे पे और वो क्या होंगी? मैक्सिमा बनाएंगी, ठीक है। एंड जो डी ब्रॉगली है उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल कैसे बिहेव करना चाहिए एज वेव। अभी तक हमने डेविसन एंड जर्मर स्टार्ट नहीं किया, बट ये दो चीजें हैं जो हमें डेविसन एंड जर्मर में काम आएंगी। तो देखिए फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या था। डेविसन एंड जर्मर ने एक हीटेड फिलामेंट लिया जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा था, उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है, वो एक्सेलरेट करवा के किसी निकल क्रिस्टल पे हिट कर रहे थे, ठीक है। और जिस एंगल पे डिटेक्टर था वो मेजर कर रहे थे वो किस एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है ना, वेरियस एंगल पे मेजरमेंट्स ले रहे थे। तो इन्होंने देखा, मतलब टेक्निकली ये आपका बिल्कुल इसी तरह का एक्सपेरिमेंट है कि जैसे ये आप एक्सरे फेंक रहे हो, अब हम इस पे क्या फेंक रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहे हैं टेक्निकली, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो एंगल है आपका जिससे ये मतलब डिफ्रैक्ट हो रहे हैं वो अगर हमने थीटा लिया हुआ है तो इसको एक बार अपने नोट्स में फाई कर दो। इसको ब्रैग्स एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना आ जाए। तो इसको हम फाई कर देते हैं। फाई इज एंगल बिटवीन इनिशियली जो एक्स रेज थी, अब इलेक्ट्रॉन्स आएगा विद द प्लेन ऑफ निकल क्रिस्टल, ठीक है। तो डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन्स को वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सेलरेट किया, उसको निकल क्रिस्टल पे हिट कराया। तो उन्होंने एक चीज नोट करी कि जब वो पर्टिकुलर पोटेंशियल रख रहे हैं 54 वोल्ट, तब थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री पे मैक्सिमा बन रहा है। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे तो नहीं कहना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 डिग्री पे डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो भाई साहब पार्टिकल कभी ऐसे नेचर नहीं शो करता। आपके सामने कोई जैसे क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ऐसे आपने कोई तार में कोई ऐसे पर्टिकुलर
पार्टिकल्स बांधे हैं और आप उस पर बॉल्स हिट कराओगे, तो ये थोड़ी होगा सारी रैंडम आप हिट करा रहे हो हर जगह, तो ये थोड़ी होगा सारी 50 डिग्री पे जाने लग जाएंगी मेजोरिटी ऑफ बॉल्स। बात है ना, समझे? वो तो रैंडम हर एंगल पे गिरेंगी अगर आप अलग अलग जगह पे हिट करा रहे हो, ठीक है ना? तो वो तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे थोड़ी जाने लग जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब देयर इज पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब हम निकल टारगेट पे एक पर्टिकुलर पोटेंशियल 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हो सकता है कि वो एज वेव बिहेव कर रहे हो जैसे डी ब्रॉगली भाई साहब ने कहा था, और वो खुद के साथ ही सुपर इम्पोज करके मैक्सिमा यहाँ पे दे रहे हो कंस्ट्रक्टिव का। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है। तो उन्होंने फिर सेम डी ब्रैग वाली वैल्यूज उठाई, ठीक है ना? ये एंगल अब आपका आ गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल, जिस पे वो डिफ्लेक्ट हुए हैं टोटल, विच इज़ 50 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाई की वैल्यू निकाली, ठीक है? दैट इज ऑब्वियसली कितना आ जाएगा इस केस में, 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? और ये निकल क्रिस्टल था, डी उनको मालूम था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है? और n इज इक्वल टू 1 डाल के इन्होंने ये मान लिया कि जैसे एक्सरे डिफ्रैक्ट करती हैं, लेट से कि इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वहां से इन्होंने वेवलेंथ निकाली तो आई थी 0.165 नैनोमीटर। यानी अगर ये कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर कोई रेडिएशन आ रही है और वो 50 डिग्री पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, दिस इज टोटल 50 डिग्री, वहाँ से हम ब्रैग्स इक्वेशन निकाल लें और उसमें कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा बन रहा हो, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बन रहा हो, तो उसकी उस रेडिएशन की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो 0.165 नैनोमीटर होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे हो रहा था, ठीक है? तो फिर इन्होंने इसकी वेवलेंथ निकाली अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है? लैम्डा इक्वल टू h/mu, mu को डाल दिया √2m k को डाल दिया ev। तो फिर जब यहाँ से वेवलेंथ निकाली तो वो क्या आई, 0.167 नैनोमीटर, ठीक है? तो यहाँ से डेविसन एंड जर्मर ने ये प्रूव किया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, जो एक रेडिएशन को आप क्रिस्टल लैटिस पे फेंकोगे, उस रेडिएशन की अगर वेवलेंथ रखोगे 0.165, तो वो जो पर्टिकुलर मैक्सिमा का बिहेवियर देगी वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे रहे थे। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे थे, एज वेव। तो जो आपका डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था उसका प्रूफ दिया डेविसन एंड जर्मर ने। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं जो कि एडवांस में किसी साल आई थी, दैट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने कहा कि वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंप्लाइज दैट दे विल शो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी मीन्स वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक बात याद रखना, इंटरफेरेंस नहीं ये शो करते, डिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है? एंड डेविसन एंड जर्मर demonstrated this by diffracting electrons from crystal, ठीक है? बिल्कुल। The law governing the diffraction from a crystal is obtained by requiring that electron waves reflected from planes of atom, जो भी है यार, नीचे एक डायग्राम दे दिया, ठीक है? If strong peak is observed, मैक्सिमा मिला आपको at an angle, जो ये I जहाँ पे मेंशन किया, this is not Bragg's angle, ये वाला एंगल I है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच क्या रिलेशन होगा? तो सिंपल ही है, हमें मालूम है ये हो जाएगा 90 माइनस आई, फिर ये आई हो जाएगा टेक्निकली इस केस में, सॉरी 90 माइनस आई, यहाँ पे 90 माइनस आई आएगा, ठीक है? तो यहाँ कॉस का साइन बन जाएगा, सामने वाले में साइन का कॉस बन जाएगा, तो टेक्निकली इसमें पार्ट डिफरेंस आएगा 2d साइन 90 माइनस आई which is cos I, that is equal to n lambda। तो जब ये होगा तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। एंड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम क्रिस्टल, d की वैल्यू दे दी, I की वैल्यू दे दी, ठीक है? एंड व्हाट शुड बी पोटेंशियल, ठीक है? तो टेक्निकली n को तो हम फर्स्ट ऑर्डर ही लेंगे जब मेंशन नहीं है, तो लैम्डा को आप डाल देना, दैट इज कितना होता है, 12.24 होता है ना शायद, जो भी होता है, बाय रूट ऑफ v, h/mu कर लो, या जो भी वो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया होता है CBSE में, वो लैम्डा पहले निकाल लो,
सॉरी वो लैम्डा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे डाल दो, एन को वहाँ डाल दो, डी और आई डाल देना, वहाँ से पोटेंशियल निकाल लेना, एंड इसका भी आंसर आपका आई थिंक 50 वोल्ट आएगा। उम्मीद आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो H/MU कर लो, ठीक है, और MU को लिख लेना 2mk दैट इज E इंटू वी, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे डाल देना और आपको n को 1 डाल के v मिल जाएगा। इसको करेक्ट कर लें, ये 12.27 है, एंड अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये टेक्निकली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा ना, 10⁻10 से कर लेना। अगर आप ये लगाओगे फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर आपको मीटर में मिलेगा, मतलब वैल्यू डाल लो करेक्ट, फिर आपको आंसर आ जाएगा इसमें। और ये डेविसन एंड जर्मर था, ये आजकल मेंस में नहीं है, पहले सिर्फ एडवांस में है, पहले तो NCERT में भी था, रेगुलर CBSE में भी आता था।